सो वायरल हीट एपिसोड 36 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वायरल हीट यानी हॉबिन के साथ जीसू का बहुत घमासान लड़ाई होता है और लगभग वो उसे हराने ही वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम स्नैपर को देखते हैं जो कि सामने देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ है क्योंकि सामने वो देखता है हॉबिन को जो कि हेडबट मारे जा रहा है जीसू के ऊपर। जीसू को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो लगभग बेहोश होने वाला ही है। हॉबिन कहता है मैं जीत गया और दोनों यानी स्नैपर और हॉबिन एक साथ खुशियां मनाने लगते हैं। सारे सब्सक्राइबर्स भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर हॉबिन को उठाता है और किसी तरीके से उसे बाहर से लाते हुए कहता है, अरे हॉबिन, यू सोना पे बीच, सच में तुमने तो कमाल कर दिया यार। हॉबिन कहता है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। स्नैपर कहता है तुम्हें पता है ना हॉबिन, रफ एंड रेडी चैनल वो अब हमारा चैनल बन गया है। हॉबिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल, हम उसको ऑन करते हैं। पर वो और कुछ कहता तभी देखते उसके फेस पर एक बहुत खतरनाक पंच आके लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि यॉक्सुक था। वो आते ही उसे बहुत खतरनाक तरीके से एक पंच मारता है। हॉबिन बहुत दूर जाके गिरता है। स्नैपर और सारे सब्सक्राइबर्स ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यॉक्सुक चीखने लगता है जीसू जीसू। तभी हम यहाँ पे लोगन की आवाज सुनते हैं। वो कहता है कुछ लोग होते हैं जो कि अपने बॉडी को परफेक्ट बनाने के पीछे पड़े हुए होते हैं और वो तब तक पड़े हुए होते हैं जब तक कि वो अपने बॉडी को पूरी तरह से ह्यूज बना ना ले। उनको हम बॉडी बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। तभी सैमडेक को देखते हैं। वो कहता है बहुत से लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डर्स वो फाइट नहीं कर सकते, पर यह गलत है, वो बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं यॉक्सुक हॉबिन के पेट पे बहुत जोरदार एक पंच मारता है। सारे सब्सक्राइबर सब कहने लगते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हॉबिन तो मर जाएगा। सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। सैमडेक कहता है बहुत से लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर्स ये तो कुछ भी नहीं होते, उनके मसल्स वो तो बस दिखाने के लिए होता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर फाइट जो तुम करते हो, हर एक मूव जो तुम करते हो वो तुम्हारे मसल्स के द्वारा ही होता है। मतलब अगर बॉडी बिल्डर्स के पास अच्छा मसल्स है तो वो ज़रूर बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। यॉक्सुक को हम देखते हैं वो एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है हॉबिन के ऊपर। स्नैपर अब ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। वो बार बार चीखने लगता है हॉबिन हॉबिन। हॉबिन देखते हैं उसके पैरों की तरफ आगे बढ़ता है उसको टैकल करने के लिए, पर वो आसानी से उसकी टैकल को रोक देता है। हॉबिन बस सोचता है अरे नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर दी है। वो डर जाता है और तभी देखते हैं स्नैपर उसकी तरफ डरते हुए दौड़ते हुए आ रहा होता है क्योंकि यॉक्सुक ने उसे ऊपर उठा लिया था और वो नीचे फेंकने ही वाला है। और कहता है जीसू तुम डरो मत, तुम्हारा बदला मैं लेके रहूँगा, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी वो नीचे की तरफ फेंकता ही हॉबिन बहुत ज़्यादा डर चुका है, सोच रहा है कि वो अब मर जाएगा। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मानगी को, वो आके उसे बचा चुका है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कैसे, आखिर तुम इतने हल्के कैसे हो सकते हो हॉबिन। तभी उसे नीचे रखता है और कहता है सॉरी हॉबिन, मैं लेट हो चुका हूँ, पर तुम चिंता मत करो, इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो। यॉक्सुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है देख के लगता है तुझे अब तक सबक नहीं मिला है। पहले की बात क्या तुझे याद नहीं है। मानगी कहता है मुझे तेरी चिंता हो रही है, मैं शायद आर्म रेसलिंग में अच्छा नहीं हूँ मगर लड़ते वक्त मेरा कुछ अलग रंग होता है। पर वो कुछ और कहता तभी देखते हैं यॉक्सुक उसके फेस पे बहुत जोरदार एक पंच मारता है। तभी हम देखते हैं 244 को, वो ये फाइट देखते हुए कहता है लोग कहते हैं सिसिलियम बहुत अच्छा है, सिसिलियम अच्छा हो मगर इतना भी अच्छा बिल्कुल नहीं। इसे लोग कहते हैं कि कोरिया का ये रेसलिंग है, पर अगर ये रेसलिंग है ये कैसा रेसलिंग कि तुम अपने ओपोनेंट को जाके पकड़ नहीं सकते, टैकल नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कि वो जाके दूसरे लोगों को स्ट्राइक करते हैं। तो फिर आखिर ये किस काम का है। हाँ, मैं इसे इतना भी नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे पता है इसके टेक्निक्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर ये इतना भी अच्छा नहीं। अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई ओपोनेंट आ जाए तो तुम जीत सकते हो। हम वैसा ही देखते हैं। वो मानगी को धोए जा रहा था, एक के बाद एक पंचेस की बरसात उस पर करे जा रहा था। मानगी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है क्या तू मेरे बारे में चिंता कर रहा है, अपनी तरफ एक बार देख ले। मुझे तो लगता है कि ये आर्म रेसलिंग से भी आसान है ऐसे तुझे पीटना। ये मैटर नहीं करता कि तू आर्म रेसलिंग कर रहा है या फिर रेसलिंग कर रहा है, यू आर जस्ट ए शीट। मानगी अपने नाक को पकड़े हुए है और तभी देखते हैं वो कहने लगता है तुम्हारे टो को सामने की तरफ होना होगा, तुम्हें अपने फेस को अपने हाथों से बचाए रखना होगा और उसके बाद अपने हाथों को सामने की तरफ और फिर पीछे करना होगा। यॉक्सुक को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस कहता है व्हाट द फक आर यू ट्राइंग टू से। पर तभी देखते हैं मानगी उसके फेस पर एक बहुत खतरनाक पंच मारता है और इंस्टेंटली हम देखते हैं उसकी नाक से खून आ जाता है। ये देख के सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं।
244 भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हम मानगी के सामने योक्सुक को गिरते हुए देखते हैं और तभी हम मानगी को बॉक्सिंग पोजीशन में देखते हैं। हमें तभी थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वन पंच टीवी के वांगू खान को, जो कि अपने काम से वापस आता है और अपने सामने मानगी को देखते हुए कहता है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, पर हाँ मुझे नहीं लगा था कि हम टच में रहेंगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊं? और तभी देखते हैं वो मानगी को सिखाता है कैसे क्या करते हैं, सब कुछ बॉक्सिंग के बारे में सिखाता है। और सिखाने के बाद उसको कहता है, पता है तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। क्यों? अगर ये नॉर्मल जैब भी है फिर भी तुम 6 फीट 9 इंचेस टॉल हो और 333 पाउंड के हो, तो तुम्हारे ओपोनेंट को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, तो ज़रूर ये अनफेयर होगा। और तभी देखते हैं मानगी एक के बाद एक पंचेस उसके ऊपर बरसाए जा रहा है। योक्सुक अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मानगी बस सामने देखते हुए कहता है 1 1 1 2। उसकी हालत हम ख़राब देखते हैं। हॉबिन सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अब मानगी उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस की बरसात करे जा रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं योक्सुक उसको देख के चीखने लगता है, पर तभी मानगी उसके ऊपर एक और ख़तरनाक अटैक करता है, पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। मानगी बस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेरे जैसे सेम वेट क्लास के किसी बंदे को ढूंढने के लिए, ताकि मैं अपने ट्रेनिंग को प्रैक्टिस कर सकूं, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे जो मसल्स है वो बस दिखाने के लिए ही है। कमेंट में सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। कमेंट में मानगी भर जाते हैं। कुछ देर बाद हम दोनों भाइयों को एक साथ देखते हैं और तभी उन दोनों को देखते हुए हम देखते हैं मानगी के ऊपर स्नैपर और हॉबिन दोनों चढ़ते हुए कहता है, हम फिर से जीत गए। स्नैपर देखते हैं वो मानगी की तरफ देखते हुए कहता है, अब कोई नहीं है ना जो हमसे लड़ेगा। सच में मैं ये सबसे अब थक चुका हूँ। वैसे तुमने बॉक्सिंग क्यों सीखा? तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगू उससे पूछता है, बाय द वे मानगी तुम्हें बॉक्सिंग क्यों सीखना है? मानगी प्रैक्टिस करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मेरे नाक को बचाना है। वांगू के सुन के कहता है, रुको क्या सच में तुम उस बारे में तो नहीं? और वो पास्ट को याद करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरी वजह से सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं सच में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और तभी मानगी कहता है, अरे इस बारे में चिंता मत करो, पता है तुम्हारी वजह से कितना अच्छा हुआ है, मैंने नोज जॉब कराया है। मैं गैंगनम में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गया था। नोज सर्जरी कराने के बाद वो बस सोचता है शायद अब मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल सकता है, पर उसके नोज पर किसी का ध्यान नहीं था। हॉबिन और स्नैपर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जीत की खुशी मना रहे होते हैं। मानगी सोचता है, पर पता नहीं मैंने नोज जॉब भी कराया, अब मैं अलग भी दिखता हूँ। मैं इसे लोगों को दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, पर पता नहीं क्यों किसी ने नोटिस नहीं किया है। वो रोने लगता है। सबको ये देख के बहुत अजीब लगता है। ग्यूल भी देखते हैं ये देख रही थी और कहती है, डम बेस, उसे अपने हेयर ट्रांसपेरेंट कराना चाहिए था, ना कि नोज जॉब। और इसी के साथ वो लोग जीत चुके हैं और यहीं पे उनका लाइव स्ट्रीम खत्म करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम हॉबिन को नहाते हुए देखते हैं। वो अपने जीत के बारे में सोच रहा था और सोचता है, हमने फाइनली उनके चैनल को जीत लिया। पहले तो वो लोग देना नहीं चाहते थे, ये एक बेट था और इसी वजह से उनके सब्सक्राइबर्स ने ही उनको धो दिया। उनको अपना चैनल देना होगा। एनीवे, अगर मैं ऐसे ही जीतता रहूँ तो शायद मैं अपनी मॉम की कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकाल सकूँ। अब सिर्फ 244 और सियोंजून ही बचा हुआ है। वैसे ये 244 बंदा ये आखिर है कौन? तभी हम बाहर देखते हैं, बाहर रूमी आई हुई है और नॉक करते हुए कहता है, हरी आप हॉबिन, मुझे भी शावर जाना है। हॉबिन डर जाता है और कहता है, पर यहाँ पे तो लड़कियों का बाथरूम भी है ना, तुम बाहर जाओ, यहाँ पे क्यों आई हो? वो कहती है, क्योंकि ग्यूल नहा रही है और मेरे घर पे जाऊंगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैं नहीं जाना चाहता। हॉबिन पहले तो मान नहीं रहा था, पर तभी रूमी कहती है, अगर तुम्हें मंजूर है तो क्या हम लोग साथ में शावर कर सकते हैं? ये सुन के भाई किसका नहीं खड़ा होगा। ओके सॉरी। हॉबिन पूरी तरह से हैरान होता है और सोचता है, होली शिट, और कहता है, व्हाट द हेल, किस बारे में बात कर रही हो तुम? रूमी कहती है, अरे प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी हम तो दोस्त है ना। हॉबिन तो मन में आखिर वो किस बारे में बात करना चाहती है, क्या वो सच कह रही है? और कहती है, क्या तो सीरियस हो? वो कहती है, बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हॉबिन मन में सोचता है, वो सोचती है कि हम लोग दोस्त है इसलिए ये सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतने भी क्लोज हैं। और तभी बाहर से नॉइस आता है। हॉबिन पूछता है, ये नॉइस आखिर किस चीज़ का है? रूमी कहती है, मैं अपनी कपड़े उतार रही हूँ इसीलिए। अब हॉबिन को कौन रोकता है? वो पूरी तरह से पिघल चुका है और सोच रहा है, शायद
मुझे और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। मैं एक बुद्धू हूँगा अगर मैं मना कर दूंगा। और तभी देखते बाहर आता है और कहता है, रूमी क्या तुम्हें पता है हजारों साल पहले गियरो डायनेस्टी हुआ करता था जहाँ पे मिक्स जेंडर बाथरूम हुआ करता था, वो नॉर्मल था। और तभी रूमी कहती है, हॉबिन मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। रूमी के सारे सब्सक्राइबर्स अब हॉबिन को गाली देने लगते हैं। रूमी कहती है, आई फाइनली प्रैंक्ड माई बॉस। सच में आज की प्रैंक तो मेरा पूरा हुआ। सॉरी हॉबिन, अब ये गियरो डायनेस्टी बिल्कुल नहीं है। हॉबिन का पूरी तरह से कट चुका है। और तभी देखते वो चिल्ला के कहता है, बताओ सबको कि मीटिंग रूम में आने के लिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम सबको मीटिंग रूम में देखते हैं। अब सब रूमी की इस बात को लेके और हॉबिन का गायरो डायनेस्टी की बात को लेके उसे चिढ़ाने लगते हैं। पर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये लोग तेउन के काटआउट के साथ यहाँ पे कॉफी चाय पी रहे हैं भाई। अगर वो देखेगा तो इन सब की क्या हालत करेगा। पर हॉबिन कहता है, हमें अब हमारी उस चैनल के बारे में सोचना होगा। हम उस चैनल का आखिर क्या करें। ये सुन के स्नैपर कहता है, अरे ये मुझे दे दो, मैं उसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाऊंगा। उसके बाद हमारे इस चैनल को भी प्रमोट कर दूंगा। योल्गा भी कहती है, मुझे दे दो। हॉबिन बस सोचने लगता है और तभी कहता है, हम इसके साथ आखिर क्या करें इसके साथ। सब उसको बार बार कहने लगते हैं, अरे इसे दे दो, इसे मुझे दे दो। या तक कि कमेंट पे भी सब उसको सजेशन देने लगते हैं। कोई कहता है, इस चैनल को भेज दो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल लाखों करोड़ों में बिक सकता है। तभी हॉबिन कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। ये सुन के किसी को समझ नहीं आता, सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। पर हॉबिन तभी सबको समझाता है और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा, पर एक ऐसे चैनल जिसमें 2 क्रिमिनल्स काम करते थे, जिसका एक विक्टिम है, शायद वो अभी भी अंधेरे में है, शायद वो अभी भी सफ़र कर रही होगी, और मैं ऐसे एक डर्टी चैनल को यूज़ नहीं करना चाहता। और तभी देखते हैं वो यूट्यूब से उस चैनल को ही पूरी तरह से उड़ा देता है। और फिर से जाते हुए कहता है, मैं एक ऐसे चैनल को पैसों के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहता। और जाने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम में से किसी को भी ये चैनल नहीं दे पाया। सब ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके सब्सक्राइबर्स भी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं उससे। सारे के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर उसके बाथरूम के बाहर है और कहने लगता है, हॉबिन मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी एक नए साइट को देखा है। एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि तुम उस चैनल को डिलीट करोगे। पता है तुम्हें, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं और अब तो ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है। और तभी देखते हैं वो गेट खोलता है, पर गेट खुलते ही देखता है हॉबिन बाथरूम में रो रहा है, वो भी अपने मुंह में टॉयलेट रोल देखे हैं। ये देख के स्नैपर चिल्ला के कहता है, हॉबिन यू डम्बस, अगर तुमको इतना रोना ही आ रहा था, अगर तुम नहीं चाहते थे तो उस चैनल को तुम्हें डिलीट करने की ज़रूरत ही क्या थी, हीरो बनने की ज़रूरत ही क्या थी। हॉबिन बस रोते रोते सोच रहा है, सीरियसली क्यों मैंने उस चैनल को डिलीट करा। हम योल्गा को देखते हैं, वो अभी भी अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और सोचने लगती है, मैं अब पहले से ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। तभी उसके बाद के फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हाय गिल ली बोल रही हूँ हॉबी न्यू कंपनी से। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, थैंक यू मिस ली। ये कहते ही हम देखते हैं वो फ़ोन रख देती है। योल्गा को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। वो सोचती है क्यों उसने फ़ोन रख दिया। और तभी हम और कोई नहीं उसी विक्टिम को देखते हैं जिसको कि जीसू ने छेड़ा था। वो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है और सोचती है, थैंक यू बीट। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं 244 ड्रिंक कर रहा था और कहने लगता है, उन्होंने वायरल हुक को कॉल आउट किया, उसके बाद वन पंच टीवी और अब रेडी एंड रफ चैनल। ऐसा कैसे हो गया बताओ मुझे सियोंजुन को देखते हैं, वो गाड़ी चला रहा था और कहता है, पता नहीं मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है, अरे तुम्हारी आवाज़ सुन के लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हो। वैसे तुम्हें अब क्या करना है बताओ, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इसके बाद मेरी बारी है। ये सुन के सियोंजुन कहता है, क्या लगता है तुम्हें ये पॉसिबल होगा? उसे तो तुम्हारे साथ डील करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। वो थोड़ा सा स्माइल करता है, पर तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, तुम्हारी आवाज़ सुन के लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं तुमको कुछ ज़्यादा ही बॉदर कर रहा है सियोंजुन। क्या सच में तुम अपने बातों को लेके इतने ज़्यादा केयरलेस हो रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो? ये सुन के सियोंजुन को भी गुस्सा आता है, पर वो बस सोचता है मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और कहता है, अच्छा छोड़ो, एनीवे मुझे बताओ हम लोग जिस बारे में काम कर रहे थे उसका क्या हुआ? 244 कहता है, डोंट वरी, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम रूमी को देखते हैं, उसके फ़ोन में एक नोटिस आता है, किसी स्टूडियो से उसे स्पॉन्सर मिला है।
सीन शिफ्ट होता है, तभी फिर से 244 को देखते हैं। वो पीछे देखते हुए कहता है, एनीवे मुझे लगता है कि ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। जिसको भी कॉल आउट करा जाता है वो लोग अंत में यहीं पे आते हैं और उसके पीछे हम ह्योक-सूक और जीसू को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। वो कहता है, सियोंजुन यहाँ पे नहीं है। आई गेस कि उसे पता था कि तुम लोग उसके पीछे आओगे, इसीलिए वो शायद भाग चुका है। जीसू कहता है, कोई बात नहीं, हमें तुमसे भी कुछ चाहिए, कुछ डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। ये सुन के 244 थोड़ा सा हैरान होता है। तभी जीसू कहता है, हम लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। 244 को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर से जीसू कहता है, मुझे पता है तुम एक मनी मेकिंग स्कीम में काम कर रहे हो जिसमें सियोंजुन भी हिस्सा लेने के लिए बेकरार है, तो हम भी उसमें हिस्सा होना चाहते हैं। हमने सुना कि तुम अपने लिए फॉर्च्यून बना रहे हो, तो उसमें हमें मदद करने दो। पर तभी 244 जीसू का सर पकड़ता है और कहता है, कैसे मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स पर भरोसा कर लूं? ये कह के वो जाने लगता है। पर तभी जीसू कहता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि तू बिल्कुल क्लीन है असोल। हमें पता है कि यूट्यूब तेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तुझे क्या लगा हमें इस बारे में पता नहीं चलेगा? ये सुनते ही हम देखते हैं 244 स्माइल करता है और सोचता है, लोग पता नहीं आजकल लोग मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों दे रहे हैं। और तभी हम उसके आगे और पीछे दोनों भाई को देखते हैं जो कि उसको घेर चुके हैं और कहते हैं, तुम तो हमसे भी बुरे हो, बहुत बुरे। पर तभी 244 उनकी तरफ देखते हुए कहता है, यू आर फक्ड। अब जब तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ तो मुझे अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और बियर पीते हुए सोचने लगता है, पता नहीं क्यों सब, यहाँ तक कि सियोंजुन, सभी अब मेरे नर्व्स को दबा रहे हैं, मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। सो आखिर ये 244 बंदा है कौन जो कि सियोंजुन के ऊपर भी बोल सकता है? सो अब अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।